तो बेटा हिस्ट्री का हम अभी लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर भी है, रिलेट कर पाओगे। इसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक, मॉडर्न वर्ल्ड एंड द जो प्रिंटिंग, मुद्रण का मतलब होता है बेटा प्रिंटिंग, क्या कल्चर ऑफ प्रिंटिंग। सॉरी बेटा, थोड़ी तबीयत खराब है। ये लो बेटा, शुरू करते हैं इसे। देखो शुरुआत में बेटा दुनिया के अंदर आपको पता है किताबें, जो आज मेरे पास ये एक कॉपी है या आप सामने एक किताब है जो हम ये पढ़ रहे हैं बेटा, ये ठीक है। ये आप बताओ बेटा, हाथ से लिखी हुई है कि किसी मशीन से छपी है? ये किसी मशीन से छपी होगी। कैसे पता लगाया आपने? क्योंकि इसके अंदर जो बेटा राइटिंग है वो कहीं पे भी, कहीं उसमें एक भी गलती नहीं है, ये बात है। ऊपर से इसके अंदर बड़े सुंदर सुंदर बॉर्डर है। और सारी किताबें आप जितनी भी देखते हो, क्योंकि चाहे तो इंसान ऐसा भी लिख सकता है, लेकिन आप जितनी भी और किताबें देखते हो, अपने दोस्तों की भी देखते हो, तो सारी कैसी हैं? एकदम सेम टू सेम है। लेकिन बेटा आदमी कितना ही सुंदर लिख सकता हो, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, हर चीज बिल्कुल बराबर, मुश्किल है ना। तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि ये किताब मशीन से छपी है। तो बेटा इससे क्या लेना देना है मशीन से छपी है तो बेटा आज से कई सौ साल पहले तक इंसान अपनी किताबें हाथों से लिखा करता था। किस पे? हाथों से लिखा करता था। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ऐसी कोई मशीन थी ही नहीं जिससे छपाई की जा सके। तो एक एक किताब को लिखने में कई कई महीने, और अच्छी खासी बड़ी किताब को लिखने में कई कई साल का समय भी लग जाता था। और लिखना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बेटा एक पूरी किताब लिखना और उसके पन्नों को सही रखना, और शाही से लिखा जाता था। इस तरह के अच्छे अच्छे पेन भी नहीं हुआ करते थे, है ना। डॉट और दवात से लिखना, उसमें राइटिंग को मेंटेन करके रखना, कोई गलती ना हो जाए उसको मेंटेन करके रखना, फिर उसे कई सालों तक सुरक्षित रखना, ये बेटा बहुत बड़ा काम था। क्या था? बहुत बड़ा काम था। लेकिन बेटा इसको मुमकिन किया इंसानों ने, इसे भी मुमकिन किया, है ना। तो हम जरा हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री से मतलब है आपकी जो ये बुक है, ये बुक हमको लेके जाती है चाइना में। कहाँ लेके जाती है बेटा? चाइना में। और ये बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर मुद्रण संस्कृति की स्थापना या छापने की जो कला की स्थापना है सबसे पहले चीन के अंदर स्थापित हुई। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि चीन के अंदर ही सबसे पहले कागज की खोज हुई। कहाँ पर हुई? चीन के अंदर ही सबसे पहले कागज की खोज हुई। इसका मतलब इससे पहले लोग या तो खालों पर या पेड़ की छालों पर या बेटा स्लेट्स पर, कैसी स्लेट्स? चौक वाली स्लेट्स पर, या बेटा और क्या बोलते हैं, और बेटा ऐसी प्लेट्स होती हैं जो कि मिट्टी की प्लेट्स बनाई जाती हैं, उन प्लेट्स के ऊपर शब्द को उकेर दिया जाता है। ठीक है बेटा, उन प्लेट्स पर, ठीक है, इस तरीके से बेटा लिखते थे। लेकिन वो कभी सुरक्षित पैटर्न नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बेटा ये सारी चीजें ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रखी नहीं जा सकती, परंतु बेटा किताब को ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाना संभव है। और बेटा आज के समय में तो आप किताब को सीधा इंटरनेट पर डाल सकते हो, लेकिन आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले क्या ये संभव था कि आप किसी को किताब फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेज दो? तो आपके लिए तो शायद ये नई बात नहीं होगी, लेकिन आपके मम्मी पापा के लिए भी ये बड़ी नई बात होगी। अच्छा बेटा ऐसा भी किया जा सकता है, पीडीएफ भी कुछ होता है। तो ये सब बेटा पहले नहीं था। तो धीरे धीरे इंसान ने क्या किया है? आधुनिकता की ओर कदम रखा है, जैसे हम पिछले चैप्टरों के अंदर पढ़ के आए हैं। तो चीन में क्या होता था बेटा? चीन के अंदर इन किताबों की जरूरत पड़ती क्यों थी? क्योंकि बेटा एक तो बहुत नॉलेज थी। क्या थी? बहुत नॉलेज। तो उस नॉलेज को बेटा याद रखना तो मुश्किल था, क्योंकि उनका कल्चर याद रखने का नहीं था। उनका कल्चर क्या था? उनका कल्चर लिखने का ही था। तो उन्होंने बेटा चीजों पे लिखा, कागज का सबसे पहले कागज बनाया, ठीक है। और बेटा पेड़ों के और फूलों के रस से इंक बनाई, और बेटा वो अच्छे अच्छे चित्र और सुंदर कला भी उसके ऊपर बनाया करते थे चीन के लोग। ठीक है। अच्छा बेटा अगला क्या हुआ बेटा? वहां पर एक सिविल सर्विस एग्जाम होता था। इसका मतलब सिविल सर्विस एग्जाम होता था इतने साल पहले। हाँ बेटा, क्यों बेटा? वहां में एक बड़ा राजतंत्र था। क्या था? बड़ा राजतंत्र था। तो ज्यादा लोगों को काम करने के लिए बुलाया जाता था। तो अच्छे ही लोग काम के अंदर आ पाए तो बेटा एग्जाम्स लिए जाते थे, परीक्षा ली जाती थी। उन परीक्षाओं के परिणाम में जो बच्चा पास होता था उसी को बेटा एडमिशन मिलता था। तो वो जो एग्जाम होता था वो बेटा पेपर पे ही लिखवाया जाता था। समझ गए? ठीक है बेटा। तो पढ़ने वालों की वहां पर कोई कमी नहीं थी। साक्षरता दर धीरे धीरे अच्छी होती जा रही थी। ठीक है। तो राजा की नौकरी के लिए भी अगर पढ़ना पड़ेगा तो लोग तो बेटा मेहनत करेंगे। आज लोग मेहनत करते हैं ना एग्जाम्स के लिए। अच्छा बेटा अगली चीज देखो। सॉरी, चाइना के अंदर बेटा एक नई चीज चालू हुई, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग।
मतलब लकड़ी के टुकड़े से प्रिंटिंग। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि जब वहां पर किताबों की मांग बढ़ने लगी, क्यों? जब बेटा एग्जाम्स के लिए पढ़ने वालों की मांग बढ़ने लगी और बिजनेसमैन लोग भी बेटा किताब पढ़ने लगे, आम लोग भी वहां पर किताबें पढ़ने लगे, क्यों? वहां पर साक्षरता दर बेटा बढ़ती चली गई। तो वहां पर एक टेक्निक आई जिसका नाम था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का क्या मतलब है? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का मतलब है बेटा कि लकड़ी के टुकड़े पर अक्षर पहले से ही उकेर लिए जाते थे और बेटा जैसे उसके ऊपर शाही लगाते थे और कागज पर लगाते थे वो अंक छप जाता था। जैसे कि आज आपके टीचर स्टैंप लेते हैं, इंक में लगाते हैं और सीधा पेपर पर लगा देते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी स्टैंपिंग की? सबसे पहले बेटा इसकी शुरुआत ही चीन के अंदर हुई। चीन से ही रेशम मार्ग, जो हमने भी पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जिस मार्ग से व्यापार यूरोप तक और एशिया के पश्चिमी देश, एशिया तक और पश्चिमी देशों तक बेटा चीन जुड़ा रहता था, उसी मार्ग के द्वारा ये कला यूरोप में पहुंची। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप में पहुंची, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये कला चीन से जापान पहुंची, क्यों? चीन से जापान के बीच का कनेक्शन था बेटे उनके धर्म का कनेक्शन, क्यों? दोनों के बीच में एक ही धर्म फॉलो किया जाता था जिसका नाम था बुद्ध धर्म। और बुद्ध धर्म के अनुयायी बेटा यहाँ से जब जापान गए तो अपने साथ ये टेक्नोलॉजी भी लेकर गए, ये कला भी लेकर गए। तो बेटा ये थी हिस्ट्री। इंडिया की बात करें इस संदर्भ में तो बेटा भारत के अंदर चलती थी श्रुति। क्या चलती थी? श्रुति। श्रुति का मतलब होता है कि यहाँ के लोग बोलते थे और जिसे गुरु बोलता है और बेटा हमारे जो शिष्य होते हैं वो याद कर लेते थे। क्या बोलते थे? कंठस्थ कर लेते थे। मतलब पूरी जो हमारी सबसे पुरानी जो हमारी पांडुलिपि है, जैसे कि हमारी सबसे पुराना ज्ञान जिसे हम वेद बोलते हैं उसे श्रुति भी बोलते हैं। इसका मतलब कि लोग इतना ज्ञान जो आज आप 2 पन्ने पढ़ नहीं सकते, लोग इतने ज्ञान को, सारे वेदों को बेटा याद कर लेते थे, कंठस्थ कर लेते थे। और इसी वजह से इतने आक्रमण हमारे भारत पर हुए और हम अपनी संस्कृति को या अपने ज्ञान को बचाने में समर्थ रहे, क्योंकि उन लोगों ने तो हमारे ज्ञान को जलाने में, खत्म करने में, हमारे लोगों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब हम ये लोग बातें एक दूसरे को बोलकर याद करा देते थे तो लोग बेटा अपने मुंह से ये बातें दूसरों को बोलकर याद करा देते थे और ये बातें किताबों में ना चल के हमारी श्रुतियों में चलती रही। ठीक, इसलिए हम अपने ज्ञान को सुरक्षित रख पाए। क्या लेकिन लिखाई नहीं होती थी? बिल्कुल लिखाई होती थी। हमारे यहाँ पर बेटा कहाँ होती थी? पेड़ों की छाल निकाल कर। कहाँ? पेड़ों की छाल पर, ठीक है, या पत्तों पर या छाल पर ज्यादातर लिखाई की जाती थी। ठीक है, समझ गए? तो लिखाई वहां पे भी भारत में भी की जाती थी, लेकिन एक प्रॉपर कागज यहाँ भी नहीं बना था। प्रॉपर कागज यहाँ नहीं बना था, वो तो बेटा चाइना में ही बना था और वहीं से सब जगह पहुंचा था। इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी तक की जो हिस्टोरिकल खोज कहती है। बेटा एक बार ये आप देखना फोन किसका है। ठीक है बेटा, सॉरी बेटा, बेटा बहुत फोन मार देगा। ठीक है बेटा, अगला देखो। हाँ, अगली चीज देखो बेटा इसके अंदर। अब जापान में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि चीन से बेटा ये कला वहां पर पहुंची है। तो चीन से जो ये कला बेटा वहां पर पहुंची है, ये पहुंची कब थी? 768 से 770 ईस्वी में। 768 से 770 ईस्वी में बेटा ये वहां पर पहुंची है। दूसरी चीज वहां पर देखिए कि बेटा वहां पर जो सबसे पहली किताब लिखी गई, जो चीन में सबसे पहली किताब लिखी गई, उसका नाम था डायमंड सूत्र। क्या नाम था? डायमंड सूत्र। कब लिखी गई? 868 में। कब लिखी गई? 868 में। ठीक है, अगर आपको बेटा डेट याद ना हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका सिविल सर्विस एग्जाम नहीं है, आपका बोर्ड एग्जाम है। तो इसके अंदर बेटा आपको थ्योरी तो जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि आप जितना अच्छे से फैक्ट से लिख पाओगे उतना ही अच्छे से बेटा आपको मार्क्स मिल पाएंगे। अच्छा, और मैंने आपको बताया कि बेटा यूरोपीय देशों के अंदर भी कैसे पहुंची? रेशम मार्ग के जरिए, व्यापार के जरिए बेटा ये सारी चीजें हमारे वहां पर पहुंची। बेटा वहां यूरोप के अंदर इस कला को ले जाने वाले आदमी का नाम क्या था? मार्को पोलो। क्या नाम था बेटा? मार्को पोलो। ठीक है, अब मार्को पोलो बेटा चाइना से इटली गया और इटली में इस कला को पहुंचाया और वो कला पूरे यूरोप में फैल गई। तो मार्को पोलो नाम क्या है बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूरोप के अंदर बेटा लिखाई कला, छपाई कला आ तो गई, लेकिन याद रखना कि वहां पर बेटा कागज पर पढ़ने वाले लोग कौन होते थे? स्टूडेंट या व्यापारी होते थे। लेकिन जो बड़े कुलीन लोग थे, अमीर लोग थे, वो बेटा कागज पर लिखा हुआ नहीं पढ़ते थे, वो पढ़ते थे खाल पर लिखा हुआ।
क्या महंगी जानवरों की खालों पर लिखा हुआ ही पढ़ा करते थे, मतलब उनकी किताबें महंगी होती थी, बहुत महंगी, तो वो बोलते थे वैलम, क्या बोलते थे, वैलम, वैलम पर लिखी जाती थी। बेटा ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, और एक और चीज याद रखना कि यूरोप के अंदर पाठक धीरे धीरे बढ़ने लगे, किताबों का शौक लोगों को धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो बेटा किताबों की छपाई और लिखाई का काम भी तेजी से बढ़ा। ठीक है, हाँ। अच्छा बेटा, अब एक चीज और याद रखना कि जो किताबें होती थी बेटा उस समय भी लिखी तो हाथ से ही जाती थी, चाहे कागज पे लिखी जाती हो, चाहे वुड ब्लॉक से छापनी हो, तो बेटा होता तो ये काम हाथ से ही था ना। तो बेटा हाथ से लिखी हुई किताबों की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि एक तो बहुत समय लगता था, बहुत महंगी होती थी, हर कोई खरीद नहीं सकता था, ठीक है, और लिखवाने में बेटा बहुत समय और पैसा तो लगता ही लगता था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, अगली चीज देखिए। तो बेटा एक चमत्कार हुआ 1440 के अंदर। कब? 1440 के अंदर जोहान गुटेनबर्ग, क्या है नाम याद रखना, ये एक और नाम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इस पूरी किताब का, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ये जोहान गुटेनबर्ग। क्या? जोहान गुटेनबर्ग ने 1440 के अंदर बेटा एक प्रिंटिंग प्रेस बना डाली। क्या? एक प्रिंटिंग प्रेस बना डाली, मतलब एक छपाई की मशीन बना डाली। क्या? एक किताब छपाई की मशीन बना डाली। और वो ऐसा बनाने में क्यों सक्षम हुआ? क्या वो कोई इंजीनियर था? नहीं बेटा, वो कोई इंजीनियर नहीं था। वो जिस परिवार में बड़ा हुआ बेटा, उसके पापा एक व्यापारी थे और अच्छे व्यापारी थे, मतलब एक कुलीन परिवार के अंदर उसका जन्म हुआ था। ठीक, उसके पिताजी क्या करते थे? उसके पिताजी बेटा फार्मिंग के बिजनेस में थे। इसमें कृषि के बिजनेस में थे। कैसा कृषि का बिजनेस? जिसके अंदर बेटा तेल निकालने का काम किया जाता था, मतलब वो इस तरह की फसलों की उगाई, कटाई और बुआई करते थे बेटा, जिनसे एंड में तेल निकाला जाता था। क्या? तेल निकाला जाता था। ठीक है, जैसे जैतून का तेल इसमें इंपॉर्टेंट दिखाया जाता है। हमारे यहाँ पे तो सरसों का तेल होता, अगर गुटेनबर्ग भारत में होता तो, है ना। अच्छा, अब बेटा वहां पे क्या होता है, वहां पे भी जो मशीनें होती है ना तेल निकालने की, कोलू जिसे बोलते हैं, वो कैसा था बेटा? मशीनी कोलू था। तो हाथ से घुमा घुमा कर बेटा उन मशीनों को चलाकर तेल पीस कर निकाला जाता था। बेटा उसी टेक्निक का इस्तेमाल उसने किया, और जैतून की जो प्रेस थी, जैतून बनाने की, जैतून से तेल बनाने की जो मशीन थी, उसी के आइडिया से, और बाकी उसने कुछ और कलाएं सीखी थी, जैसे कि उसने शीशे के ऊपर बेटा प्रिंटिंग करना सीखा था, मतलब शीशे के ऊपर कलाकृतियां बनाना उसने सीखा था। ये दूसरी चीज उसने सीखी। और तीसरा, वो बेटा प्लेट्स के ऊपर, मेटल्स के ऊपर भी काम करना जानता था, मतलब वो लकड़ी पे भी कलाकारी और लोहे पे या बोलूं या मेटल पे कलाकारी करना जानता था। क्यों? उसने सुनार का काम भी सीखा था। इन सब नॉलेज को बेटा उसने जैतून की मशीन, तेल निकालने की मशीन पे लगा दिया, और उसने बेटा एक नीचे प्लेट लगाई, उस प्लेट के ऊपर बेटा अक्षर पहली उसने उकेर के रखे, नीचे कागज होता था, तेल की जगह पे इंक होता था, दोबारा वो क्या करता था, उसे प्रेस करता था, इंक नीचे की तरफ जाती थी और उन वर्ड्स पे छपती थी और बेटा कागज पर चिपक जाती थी। इस तरीके से बेटा उसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस बनाई। लेकिन पूरी की पूरी प्रेस बेटा वो कैसे बनी हुई थी मशीन? वो बनी थी लकड़ी की। कैसे बनी थी वो? लकड़ी की बनी थी। तो आपको समझ में आ गया जोहान गुटेनबर्ग ने क्या किया बेटा? इस पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अब हाथ से लिखकर जाने, मतलब जितनी किताबें हाथ से लिखते थे उतनी कम छपती थी, उतने कम लोगों तक पहुंचती थी, और पढ़ने का शौक बेटा जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे बेटा लोगों ने तरक्की ही की है। क्या? तरक्की की है, क्योंकि बेटा हम सीधा आइंस्टाइन से पढ़ने तो जा नहीं सकते थे, लेकिन आइंस्टाइन की नॉलेज आज हम पढ़ पा रहे हैं। इसका श्रेय किसे जाता है? गुटेनबर्ग को जाता है। क्यों जाता है? गुटेनबर्ग अच्छा बेटा किताबें नहीं छापता तो हो सकता है कि ये किताबें या ज्ञान कुछ लोगों तक ही सीमित रहता और हम तक पहुंचता ही नहीं। लेकिन आज बेटा हर बच्चे के पास किताब है, हम हर नॉलेज को एक्सेस कर सकते हैं। अब तो खैर इंटरनेट का टाइम है, लेकिन इससे पहले तक आप मानो इंटरनेट पे भी जो नॉलेज गई कहाँ से गई है? इन किताबों की नॉलेज तो इंटरनेट पे डाल दी गई है, और अब जो नई चीज आती है वो इंटरनेट पे तुरंत डलती है। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, अच्छी अगली चीज देखो। सबसे पहले गुटेनबर्ग ने जो किताब छापी उसका नाम बहुत जरूरी है। कौन सी किताब छापी? तो उन्होंने बेटा अपनी धार्मिक पुस्तक को सबसे पहले छापा, उसका नाम है कौन सी धार्मिक पुस्तक होती है क्रिश्चियंस की? बाइबल। कौन सी? बाइबल। तो बेटा उसने सबसे पहले जो किताब छापी वो कौन सी थी? बाइबल की किताब थी। ठीक, अब बेटा उससे क्या हुआ? एक तो समय बचने लगा, और ऊपर से किताबों के अंदर होने वाली गलतियां जो कि बेटा लिखने से की हो जाती थी वो होना बंद हो गई। लगने वाला समय
कम हो गया बेटा। कॉस्ट जो आती थी प्रिंटिंग की, लिखने में जो बहुत पैसा लगता था, लिखाई वाले काफी पैसा लेते थे, वो भी अच्छी खासी मजदूरी थी, वो भी बेटा क्या हो गई, कम हो गई। और अब बेटा उन लोगों तक किताबें पहुंचने लगी जिन तक नहीं पहुंच सकती थी। और दूसरी चीज बेटा, अब हम चाहें तो अपनी किताबों के अंदर अलग से बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां भी, बॉर्डर भी, है ना, पेज नंबर, बॉर्डर, डेट, टॉपिक्स हर पेज पे छपवा सकते थे। देखिए ना, अपने अपनी बुक के बॉर्डर्स होते हैं, बॉर्डर पे बेटा कई बार कलाकृतियां होती हैं। देखो आपके एसएसटी की किताब में क्या है, पिंक कलर के बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, पेज नंबर दिखाई दे रहा है, टॉपिक दिखाई दे रहा है नीचे। तो ये सारी चीजें कैसे मुमकिन हो पाई, गुटेनबर्ग की प्रेस से बेटा हो पाई। अच्छा, अब धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, इस प्रिंटिंग प्रेस का भी क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। तो बेटा ये जो मशीन लकड़ी से बनाई थी गुटेनबर्ग ने, कुछ समय बाद बेटा इसको किसमें बनाया गया, किससे बनाया गया, मेटल से बनाया गया, पूरा का पूरा इसे किससे बनाया गया, मेटल से बनाया गया। और नए शब्द, और जिस जगह पे भी ये गई वहां पर जो भी शब्द यूज करते थे वो शब्दावली प्लेट्स पर, लोहे पर, मेटल्स पर उकेर कर उसमें लगाई गई। ठीक, अगली चीज, जब बिजली का निर्माण हुआ तो बेटा इसे बिजली से भी चलाने का सिस्टम बना दिया, जिसमें कि आदमी को खड़े होने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ती। अगला बेटा फिर आगे ऐसी मशीन बनाई जिसके अंदर पेज खुद ही रिलोड हो जाता था। मतलब आप पेज लगा के छोड़ देंगे, एक पेज पे प्रिंट हुआ, अगला हटा और अगला फिर लग गया। जैसे कि आज आप देखते हो ना, आपकी फोटोकॉपी की मशीन खुद ही अपना पेज खुद ही लेती रहती है, प्रिंट करती है और खुद ही लेती रहती है। तो ये कला भी बेटा हुई। और उसके बाद बेटा प्रिंटिंग प्रेस जब सीधी प्लेट्स पे होती थी, उसमें लिमिटेड चीज छाप सकते थे, लेकिन अब क्या हुई बेटा, गोल बेलनकार मशीन आ गई। कैसी आ गई, बेलनकार मशीन आ गई। मतलब उसमें गोल शब्द छपे, वो इस तरह से बेलन घूमेगा और जो शब्द आपको चाहिए वही इस पे इंक छपती है और बाकी में छपती नहीं है। तो बेटा इस तरीके से क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का एवोल्यूशन होता चला गया। और पहले तो एक ही तरह की इंक यूज होती थी, बाद में बेटा 6 तरह की 7 तरह की प्रिंट की इंक्स भी यूज होने लगी। आपने देखा होगा आपकी किताब की शुरुआत वगैरह में 3 डॉट 4 डॉट वगैरह रहते हैं नीचे अलग अलग कलर के। उसका क्या मतलब है, वो ये बताते हैं इस किताब की छपाई में इतनी प्रकार की अलग अलग कलर की इंक का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है बेटा। अच्छा, अगला देखो, पढ़ने का जुनून। पढ़ने का जुनून क्या हुआ बेटा, किताबें लोगों का शौक हो गई। क्यों बेटा, आज जैसे फोन है, पहले क्या हुआ, अखबार हुआ, और अखबार से पहले बेटा किताबें हुई। तो लोगों को पढ़ने का शौक हो गया। क्यों ऐसा क्या होने लगा, क्योंकि बेटा किताबों के अंदर खाली अब नॉर्मल बातें नहीं आती थी, अब बेटा हंसी मजाक की बातें, ठीक है, और राजतंत्र की बातें, और राष्ट्रवाद की बातें, विदेश की बातें, हिस्ट्री की बातें, धर्म की बातें बेटा अब किताबों के अंदर छपने लगी। तो जिस तरह का लोगों का इंटरेस्ट होता था वो उसे पढ़ने लगे। अब पाठकों की संख्या भी बढ़ने लगी। क्यों, किताब पढ़ने के लिए लोग पढ़ने लगे, औरतें पढ़ने लगी। इससे क्या हुआ बेटा, लोग और किताबें खरीदने लगे, लोगों ने किताबों के ढेर लगा दिए पढ़ते पढ़ते। ठीक, क्यों, शौक पैदा हो गया था। आज आप पूरे दिन फोन में लगे रहते हो ना, तो बेटा कुछ लोग पहले नॉवेल्स में, मैगजीन्स में, स्टोरीज में, और उससे पहले बेटा चलता था, जब मैं छोटा था तो कॉमिक्स बुक चलती थी, बच्चे बेटा कॉमिक बुक के ढेर लगा देते थे। ठीक है, तो शौक था, वो भी तो किताब है। कॉमिक बुक भी क्या है, किताब, जिसके अंदर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं और कम से कम लिखा जाता है। बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, अगली चीज देखो बेटा, एक किताब बेचने वाले को बेटा फ्रांस के अंदर क्या बोलते हैं, चैपमैन। क्या बोलते हैं, चैपमैन। ये बेटा बात इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्या पता कुछ पूछने लगे इससे। अगली चीज देखो, और बेटा सब फ्रांस के अंदर बिकने वाली सबसे सस्ती किताब का नाम था बेटा बिब्लियोथिक ब्लू। बिब्लियोथिक ब्लू का मतलब है जिस किताब का कवर ब्लू कलर का होता है। और बेटा चैपमैन जो किताब बेचते थे, फेरी वाले होते थे एक्चुअली, ये घूम घूम कर किताबें बेचते थे। तो ये बेटे किताब बेचते थे 1 पेनी बुक, मतलब 1 पैनी, मतलब पैनी का मतलब होता है जो वहां पर चलता है यूरोप के अंदर पैसा, समझ लो छोटे से छोटा, उसको बोलते हैं 1 पैनी। तो 1 पैनी में बिकने वाली छोटी छोटी किताबें, कम क्वालिटी की, लेकिन काम चला देती थी। ठीक है, वो कौन खरीद सकता है, जो बेटा गरीब हो। अगली चीज, साइंटिस्ट लोग जैसे आइजैक न्यूटन हो गए, या उस टाइम के जो मशहूर साइंटिस्ट हुए, उन लोगों ने बेटा अपनी उपलब्धियां पेपरों में या बुकों में छापनी चालू कर दी। इसका मतलब अब किताबों की जगह मैगजीन भी चलने लगी थी, जिसमें सिर्फ 1 हफ्ते की न्यूज, 2 हफ्ते की न्यूज, 1 महीने की न्यूज, है ना, विदेश की न्यूज, देश की न्यूज, ये सारी चीजें चलने लगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अच्छा, तो ये जब चलने लगी साइंटिस्ट की
तो बेटा लोगों तक इनकी उपलब्धियां पहुंचने लगी, लोग इन्हें पहचानने लगे और धीरे धीरे लोग प्रोत्साहित होकर नए नए साइंटिफिक खोज भी करने लगे। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज देख लो, क्या फ्रांस की क्रांति में भी इस किताबों ने या मुद्रण की संस्कृति ने कोई भाग निभाया? बिल्कुल निभाया भाई। जब मुद्रण संस्कृति आई तो उसकी वजह से किताबें छपी और बेटा राष्ट्रवाद के विचार, मतलब क्रांति के विचार, क्रांतिकारियों के विचार किताबों में छपने लगे। ठीक, और राजतंत्र की बुराई, लुई 16 उस टाइम पे राजा था फ्रांस का, उनकी बुराई, उनके लोगों द्वारा किए जाने वाले जो 3 वर्गों के अंदर तीसरे वर्ग के ऊपर जो टैक्सेशन लगाए जाते हैं, जो लोगों तक बात नहीं पहुंचती थी, जो बातें छुप जाती थी, दब जाती थी, अब वो छुप और दब नहीं रही थी। अब बेटा वो बातें कहाँ तक पहुंच रही थी? आम जनता तक पहुंच रही थी और लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही थी। इसलिए बेटा वो उस राजतंत्र को उखाड़ फेंकने में कामयाब हुए। तो उसके अंदर किताबों का बहुत बड़ा रोल रहा है। भारत की क्रांति के अंदर भी बेटा किताबों का बहुत बड़ा रोल रहा है। आपको पता होगा भगत सिंह जिस दिन उनको फांसी दी जा रही थी, उस दिन भी किताबें ही पढ़ रहे थे। और अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो लगातार बेटा वो किताबें पढ़ते रहे। क्यों? किताबें ही बेटा इस दुनिया को जानने का स्रोत थी। और आज भी किताबें बेटा इस पूरी दुनिया को जानने का स्रोत है। जो आप नहीं जान सकते वो आप किताबों की मदद से जान सकते हैं। वो नॉलेज जो आपके पास नहीं है आप बेटा किताबों की मदद से जान सकते हैं। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति पे आए तो आप बेटा अच्छे से लिख देना कि फ्रांस की क्रांति में ये सब क्या हुआ, और याद रखना उसके अंदर बेटा क्या क्या छापा जाता था। और हमें अपने दिमाग से बेटा चीजें लिखनी होती हैं। हमें रट्टू टोता नहीं बनना है। हमें बताना है कि अगर किताब होगी, विचार होंगे, पोएम्स होंगे, राष्ट्रवाद होगा और सही जागरूकता होगी तो लोग बेटा क्रांति के लिए क्या होंगे? उत्साहित होंगे। ठीक है, आज हम बेटा भगत सिंह को पढ़ते हैं या अपने पुराने क्रांतिकारियों को पढ़ते हैं तो क्या होता है? हमें राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। ठीक, और जिनके बारे में कम छपा हुआ है, कम लिखा हुआ है किताबों के अंदर, बेटा उसकी नॉलेज तो हम इंटरनेट पे जाके लेना भी नहीं चाहते। क्या सुभाष चंद्र बोस ने इस भारत के लिए कुछ नहीं किया? लेकिन अगर मैं बच्चों से पूछता हूँ तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में वो 2 लाइनें भी नहीं जानते हैं। वो बस ये जानते हैं आप मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई, कहाँ बनाई, कैसे बनाई, क्यों बनाई, उनका योगदान क्या था, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं वो। क्यों? बेटा हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर, हमारी एनसीईआरटी के अंदर उनको बेटा इतनी ही लाइनों का स्थान दिया तो बच्चे इतने ही लाइनें जानते हैं। इंटरनेट के युग में भी लोग बेटा पढ़ना नहीं चाहते। तो याद रखना किताबों के अंदर लिखा हुआ ज्ञान ही ढूंढा जाता है और लोगों के अंदर खून में चला जाता है और हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाता है। समझे? आई होप कोई वैसी गवर्नमेंट आए जो सुभाष चंद्र बोस को भी हमारी किताबों में अच्छा स्थान दे और लोगों को पता चले कि वो भी एक क्रांतिकारी पुरुष थे और उनका भी बेटा बहुत बड़ा रोल था हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। ठीक है, अगली चीज देखो। हाँ बेटा, किताबों की बाढ़ आ गई, लोगों को पढ़ने का शौक हुआ, है ना। और बेटा क्या हुआ? किसान से लेके मजदूर से लेके औरत से लेके बच्चों तक में किताबों का क्रेज था और हर कोई बेटा अपने हिसाब की नॉलेज लेता था। जिसको बेटा मजाक उनको मजाक, जिनको राष्ट्रवाद उनको राष्ट्रवाद, जिसको नॉलेज उनको नॉलेज। और धीरे धीरे बेटा ये किताबों की जगह अखबार का रूप लेने लगा, जिसके अंदर की डेली की न्यूज हर सुबह छपने लगी। मैगजीन तो बेटा कुछ महीने, लेकिन फिर बेटा वो उसने अखबार का नाम ले लिया। समझ गए? अच्छा, अब एक बात याद रखना बेटा, गुटेनबर्ग ने जब प्रेस बनाई थी तो उस साल सिर्फ 2 करोड़ किताबें छपी थी। कितनी? 2 करोड़ किताबें। और वो भी बहुत बड़ी बात थी। वो भी बहुत बड़ी बात थी। एक साल में 2 करोड़ किताब लिख देना ही बहुत बड़ी बात थी अपने अंदर। और उन्होंने छाप दी। और बेटा गुटेनबर्ग की प्रेस के प्रचार के बाद अगले ही साल 20 करोड़ किताबें छपी। कितनी? 20 करोड़ किताबें कुल छपी हैं। भारत के अंदर तो मैंने आपको बेटा शुरुआत बताई दी है, लेकिन बेटा भारत के अंदर सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस मशीन लाया कौन था? तो बेटा यहाँ पर वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी, है ना। पुर्तगाल से आए हुए लोग बेटा क्रिश्चियन धर्म भी अपने साथ लाए थे और अपने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार बेटा वो किताबों के जरिए यहाँ करना चाहते थे। इसीलिए वो सबसे पहले अपने प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर लाए थे। तो ईसाई मिशनरी जो आए थे बेटा, उन लोगों ने गोवा के अंदर सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लगाई भारत में और वहां से अपना धर्म का प्रचार करने के लिए बेटा उन्होंने क्रिश्चियनिटी पे और बाइबल जैसे किताबों का प्रचार और छापन स्टार्ट किया। और धीरे धीरे ये मुद्रण संस्कृति बेटा भारत के लोगों ने ली और उसको बेटा अपने लिए इस्तेमाल करने लगे। अंग्रेजों ने बेटा उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। वो अपनी तारीफों में बेटा किताबें, मैगजीन और अखबार निकाला करते थे। लेकिन भारत के बेटा कुछ क्रांतिकारी अपने और भारत के अंदर होने वाले गलत काम और सही कामों के बारे में बेटा हमारी जनता को बताते थे, जिससे कि हमें पता चलता था कि जो अंग्रेज हैं हमारे ठीक नहीं, हमारा शोषण कर रहे हैं।
समझ में आ गई। लेकिन बेटा भारत के अंदर पढ़ने वालों की संख्या कम थी क्योंकि अंग्रेजी भाषा और बेटा पढ़ने वाले लोगों की साक्षरता दर में कमी थी, और धीरे धीरे बेटा वो बढ़ी और तब जाके लोगों तक बेटा वो प्रचार ठीक से पहुंच पाया। अब तो बेटा स्कूल कंपलसरी है, तो पहले तो बेटा स्कूल कंपलसरी हो इस तरह की कोई बात नहीं थी, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज और याद रखना, भारत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ किताबें या मैगजीनों में से नाम है, तो सबसे पहला नाम है बेटा संवाद कौमुदी। क्या? संवाद कौमुदी। नाम अगर याद ना रहे एग्जाम से कोई बात नहीं, लेकिन इनके संपादक या लिखने वाले का नाम मत भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है राजा राम मोहन राय। क्या? राजा राम मोहन राय, बिल्कुल याद रखना। उन्होंने बेटा फारसी के अंदर भी, फारसी का मतलब था फारसी भाषा में भी बेटा मिरातुल अखबार नाम से अखबार निकालना उन्होंने शुरू किया था। राजा राम मोहन राय वही हैं जिन्होंने बेटा भारत के अंदर सती प्रथा का विरोध किया और कहीं ना कहीं उसको बैन कराने में भी उनका एक बड़ा हाथ है। सती प्रथा तो आपको पता है ना कि औरत को बेटा अपने अगर पति औरत से पहले मर गया है तो औरत को उसकी चिता के साथ ही बेटा मरना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, ठीक है, वही सती प्रथा कहलाती थी। अच्छा बेटा भारत के अंदर एक क्या लगा, एक लॉ लगा, किटन वर्नाकुलर लॉ, प्रेस एक्ट। प्रेस एक्ट क्या था भाई? अंग्रेजों द्वारा ऐसा प्रेस एक्ट लगाया गया जिसके अंदर यह बोला गया कि किसी भी भारतीय भाषा के अंदर यदि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी पॉलिटिकल चीज लिखी जाए या उनके अगेंस्ट में कुछ लिखा जाए, उनकी थोड़ी भी बुराई की जाए, तो उस अखबार या मैगजीन को बैन कर दिया जाए। क्या? बैन कर दिया जाए। तो बेटा उसका सबसे पहला जो शिकार हुआ वो बंगाल के अंदर या बंगाल में लिखा जाने वाला बंगला भाषा का बंगला अमृत बाजार नाम का अखबार हुआ। क्या हुआ? बंगला अमृत बाजार नाम का अखबार हुआ। और बेटा इससे बचने के लिए उन्होंने उसे इंग्लिश में छापना शुरू किया, पर उससे बेटा को ज्यादा फर्क तो पड़ा नहीं। क्यों? अंग्रेजी पढ़ने लिखने वालों की तो संख्या भारत में उससे भी कम थी जो अपनी स्थानीय भाषा पढ़ पाते थे बेटा, क्योंकि उस टाइम पे लोग हिंदी ही पढ़ना जाने, ऐसे भी लोगों की संख्या बहुत कम थी, ठीक है बेटा। ऐसे तो इस चैप्टर के अंदर बहुत और भी इंपॉर्टेंट या कुछ डेट्स हैं, लेकिन बेटा जो बात इंपॉर्टेंट थी, जो बात जरूरी थी, जहां से बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, वो हमने सारी कवर कर दी है। ऑल द बेस्ट।